दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मकड़ी रानी और रहस्यमय हत्यारा। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है मकड़ी रानी और काला आदमी। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। मकड़ी रानी का फोल्डर है, उसके अंदर वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं काला आदमी में। अब पढ़ते हैं आगे से। मकड़ी रानी अजय और टिंगू को अपनी योजना समझाते हुए बोली, तुम दोनों सुबह ही राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी हवेली पर चले जाओ और वहां घटित दुर्घटना के बारे में छानबीन करो। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण क्लू हाथ लग जाए, और जैसे ही कोई क्लू हाथ लगे तुम लोग मुझे रिपोर्ट करो। ओके। ओके। अब तुम लोग घर जाओ और आराम करो, रात काफी बीत चुकी है। मकड़ी रानी के कहने पर अजय और टिंगू अपने घरों को लौट गए। अजय और टिंगू के जाने के बाद अब मुझे अपने ढंग से काले आदमी की तलाश शुरू करनी चाहिए। विजय काले आदमी की कैद में है। कहीं वे पागल हत्यारा कुछ कर न बैठे। लेकिन काले आदमी का पता कैसे लगाया जाए। मकड़ी रानी गहरी सोच में डूब गई। तभी काले आदमी ने वीडियो फिल्म को हथियाने की कोशिश क्यों की? क्या वह विनोद की हत्या का सबूत प्राप्त करना चाहता था? वो न हत्यारे का विनोद से जरूर कोई संबंध है। तभी तो अपना उद्देश्य पूरा न होने पर उसने पंकज मलिक की हत्या कर दी। अगर मेरा ख्याल सही है तो अब वह नारायण स्वामी तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा। इस विचार के दिमाग में आते ही मकड़ी रानी मुस्कुरा उठी। अगले पल वह नारायण स्वामी के पास जा पहुंची। मकड़ी रानी, आप इतनी रात गए? आश्चर्य, तुम अभी तक जाग रहे हो। जिसकी जान पर बनी हो उसे नींद कैसे आ सकती है? अब डरने की कोई बात नहीं नारायण स्वामी। जिससे तुम्हें अपनी जान का खतरा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं समझा नहीं मकड़ी रानी। पंकज मलिक की हत्या हो गई है। ओह, मुझे मालूम था एक दिन उसका यही असर होगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर लौट सकते हो। ठीक है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। और सुबह होने पर आपने मुझे पनाह दी, मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा मकड़ी रानी। अब मुझे इजाजत इजाजत दीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ। नारायण स्वामी ब्लैक टावर से निकल अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे टैक्सी मिल गई। रेड स्क्वायर चलो। जी साहब। उधर मकड़ी रानी टीवी स्क्रीन पर उस टैक्सी को दूर तक जाते हुए देख रही थी जिसमें नारायण स्वामी बैठकर जा रहा था। नारायण स्वामी, तुम एक पल के लिए भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते। तुम्हारी रिस्ट वॉच में लगे यंत्र के जरिए मैं जब चाहूं यहीं बैठे बैठे तुम्हारी स्थिति का जायजा ले सकती हूँ। उधर मकड़ी रानी की चालाकी से अनभिज्ञ नारायण स्वामी ने रेड सुपार पहुंचकर टैक्सी का बिल अदा किया और टैक्सी से उतरकर एक और चल दिया। फिर वह संकरी गलियों से होता हुआ एक पुरानी बहुमंजिली इमारत में दाखिल हो गया। उस इमारत की 5वीं मंजिल में नारायण स्वामी किराए के एक कमरे में अकेला रहता था। सीढ़ियां चढ़ता हुआ नारायण स्वामी अपने कमरे में जा पहुंचा। अब जल्दी से तैयार होकर स्टूडियो जाता हूँ, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। और उसने कमरे का द्वार अंदर से बंद कर दिया। किंतु कमरे का द्वार बंद कर नारायण स्वामी जैसे मुड़ा। कौन हो तुम? काला आदमी। काले आदमी ने गुर्राते हुए अपने ओवरकोट के कॉलर गिरा दिए और कैप उतार दी। काले आदमी के चेहरे पर नजर पड़ते नारायण स्वामी की रगों में सनसनी सी दौड़ गई। वो विनोद, तुम तो मर गए थे। तुम विनोद नहीं हो सकते। मेरे सामने ही तो तुम्हारा दाह संस्कार हुआ था और तुम लोगों ने समझा बात खत्म हो गई। नहीं नारायण स्वामी, नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ। मैं उस यूनिट के एक शख्स से विनोद की मौत का बदला लूंगा। पंकज मलिक को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुमने मुझे काफी इंतजार करवाया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? यह जानते हुए भी कि पंकज मलिक ने विनोद की हत्या की थी तुम खामोश रहे। यही तुम्हारा कसूर है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नारायण स्वामी चीखता हुआ पीछे दरवाजे की तरफ हटा। लेकिन आह!
थोड़ी देर बाद, हा हा हा, तेरा सिर भी मैं नमूने के तौर पर तब तक अपने पास रखूंगा जब तक सबके सिर इकट्ठे नहीं हो जाते। और फिर विनोद ने नारायण का कटा हुआ सिर कपड़े में लपेट प्लास्टिक के थैले में रखा और अपनी उपस्थिति के सारे सबूत मिटाकर बड़े आराम से वहां से निकल गया। उधर मकड़ी रानी नारायण की मौत का नजारा टीवी पर देख स्तब्ध रह गई। ओ माय गॉड! लेकिन जल्द ही अपने आवासों में लौटते हुए मकड़ी रानी ने टीवी ऑफ कर दिया। काश इस समय मैं मौका वारदात पर मौजूद होती तो हत्यारा मेरे हाथों से बचकर न जा पाता, परंतु अब उसे पकड़ पाना मुश्किल है। अगले पल मकड़ी रानी का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय उठा। अगर काले आदमी का रोल करने वाला कलाकार मर चुका है तो यह उसका हमशक्ल कौन था? क्यों यह विनोद की मौत का बदला ले रहा है? अगले पल, मुझे फौरन विनोद और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। इससे पहले कि हत्यारा न किसी की जान ले, मुझे उसे पकड़कर कानून के हवाले करना होगा। इस निश्चय पर पहुंचते मकड़ी रानी अपने विशेष कक्ष की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर पूनम के रूप में कार द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर की ओर जा रही थी। इंस्पेक्टर तारकुंडे से मुझे विनोद और उसके परिवार के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर हत्यारे तक पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उधर मकड़ी रानी के निर्देशानुसार अजय और टिंगू वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी हवेली पर सुबह ही सुबह जा पहुंचे थे। अजय, हम यहाँ तो गए हैं, लेकिन इस वीरान उजाड़ हवेली में हमें हत्यारे का भला क्या सुराग मिलेगा? मत भूलो, मकड़ी दीदी ने हमें यहाँ घटी दुर्घटना की बारीकी से छानबीन करने के लिए भेजा है। उस दुर्घटना की जांच तो पुलिस कर ही चुकी है। हाँ, लेकिन फिर भी पुलिस यह नहीं जान सकी कि काले आदमी की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। आपस में बात करते हुए अजय और टिंगू हवेली के लोहे के गेट को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। लेकिन अभी वह कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि तभी, ठहरो लड़को! आवाज सुन अजय और टिंगू मशीनी अंदाज में पलट पड़े। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले आप बताइए, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसी को बिना इजाजत अंदर आने की इजाजत नहीं है। जाओ, भाग जाओ। देखे चौकीदार बाबा, हम बच्चों की टीम को लेकर एक सीरियल फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोकेशन देखने आए हैं। अगर लोकेशन पसंद आ गई तो हम यहीं शूटिंग करेंगे और तुम्हें बख्शीश भी देंगे। टिंगू की बात सुन बूढ़ा चौकीदार गर्ज उठा। यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी, भाग जाओ यहाँ से। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इस हवेली के मालिक हो। मेरे मालिक का हुक्म है, किसी शूटिंग वाले को अंदर न घुसने दूं। लेकिन हम तुम्हारे मालिक से तुम्हारी शिकायत जरूर करेंगे। बंद करो बकवास। इससे पहले कि मैं तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश आऊं, भाग जाओ। ठीक, हम जाते हैं, लेकिन हम तुम्हारे मालिक से तुम्हारी शिकायत जरूर करेंगे। प्रत्युत्तर में बूढ़ा उन्हें घूर कर देखता रहा। अजय और टिंगू वापस लौट पड़े। आइंदा इस तरफ आने की कोशिश कभी मत करना। लेकिन अभी अजय और टिंगू गेट के करीब पहुंचे ही थे कि, अजय, तुमने कुछ सुना टिंगू? हाँ, यह आवाज तो विजय की है। बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ हूँ अजय। वो देखो, वह तो विजय ही है। किसी आदमी ने उसे पकड़ रखा है। और फिर, लेकिन दौड़ते हुए अचानक अजय को बूढ़े चौकीदार का ख्याल आया। तो उसने पलटकर चौकीदार की तलाश में नजरें दौड़ाई और चौकीदार को वहां न देख वह टिंगू का ध्यान चौकीदार की न मौजूदगी की ओर आकर्षित करते हुए बोला, अरे चौकीदार कहाँ गया टिंगू? भेद खुलता देख डरकर भाग गया होगा। उसकी खबर बाद में लेंगे, पहले विजय को इन बदमाशों की कैद से छुड़ा लें। टिंगू के इतना कहते अजय फिर भीतरी द्वार की ओर दौड़ पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए हवेली में दाखिल हो गए। अजय, यहाँ की हालत देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता होगा, पर हमने जो कुछ देखा है वह हमारा भ्रम नहीं था। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तत्पश्चात अजय और टिंगू सीढ़ी चढ़ते हुए उस गुम्बद तक जा पहुंचे जहाँ उन्होंने विजय को मदद के लिए पुकारते देखा और सुना था, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है, न ही यहाँ कोई ऐसा निशान है जिससे यह पता चले कि कुछ देर पहले यहाँ कोई था। जगह तो यही है।
वो रहा वह झरोखा। विजय को हमने वहीं से बाहर जाते हुए देखा था। अजय हुंकारी भरते हुए गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद शायद विजय का ख्याल हमारी सोचों में इस कदर हावी था कि हमें यहाँ विजय नजर आने लगा। वह सब हमारा भरम ही था, यहाँ कोई नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो अजय? मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा हालात में अक्सर ऐसा भरम हो जाया करता है। आओ अब वापस चले। कमाल है, आज यह अजय कैसी बातें कर रहा है। हम दोनों की आंखें एक साथ कैसे धोखा खा सकती है। अजीब उलझन में पड़ा टिंगू न चाहते हुए भी अजय के पीछे चल पड़ा। जल्दी वे हवेली से बाहर निकल आए। अजय, खामोश, चुपचाप चलते रहो। टिंगू कुछ कहना चाहता था लेकिन अजय ने उसे रोक दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो वापस शहर की ओर लौट रहे थे। अजय बिल्कुल खामोश था। आखिरकार जब टिंगू से नहर आ गया तो अजय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चुपचाप हवेली से क्यों लौट पड़े। हमें विजय को ढूंढने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। कोई फायदा नहीं होता, हम विजय को कभी नहीं ढूंढ पाते। बिना कोशिश किए तुमने यह फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि मैं समझ चुका था कि वह हवेली एक भूल-भुलैया से कम नहीं है। अपराधी हमारे आसपास ही मौजूद है और हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अतः उसे भ्रम में डालने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा और अब वह हमारी ओर से लापरवाह हो चुका होगा। आज रात हम पूरी तैयारी के साथ हवेली में दाखिल होंगे और अपराधी की लापरवाही का फायदा उठाएंगे। तो फिर आगे क्या इरादा है तुम्हारा? ओह, लेकिन पहले मकड़ी दीदी को सब कुछ बताकर उनकी सलाह तो ले लो अजय। इसलिए तो हम अब सीधे ब्लैक टावर जा रहे हैं। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर तारकुंडे। एक रात में इतनी सारी घटनाएं घट गई और तुम कुछ भी न कर सके। सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुझे विश्वास है अपराधी बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। आईजी जसवंत मेहरा तारकुंडे को फटकार लगाते हुए बोले, क्या खाक गिरफ्तार करोगे तुम अपराधी को? तुम्हारी कड़ी निगरानी के बावजूद वह चोर अस्पताल से फरार हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, वह चोर खुद फरार नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। कौन करेगा उस चोर का अपहरण? उसका अपहरण उसी ने किया सर, जिसने पंकज मलिक की हत्या की है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हत्यारे को मर्द का सिर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसकी 3 वजह मेरी समझ में आती है। नंबर 1, हत्यारा काल आदमी सीरियल से प्रभावित है, क्योंकि सीरियल में भी काल आदमी की हत्या करने का यही ढंग दिखाया गया है। हम और नंबर 2 वजह, दूसरी वजह यह हो सकती है कि हत्यारा प्रोफेशनल हो, इसलिए सबूत के तौर पर वह मृतक का सिर ले गया हो ताकि हत्या करवाने वाले को अपनी सफलता का विश्वास दिला सके। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि हत्यारा मृतक की पहचान नहीं होने देना चाहता है। यू मे बी राइट, पर अटकलों से हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपराधी को पकड़ने के लिए कुछ ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है। मेरे हाथ कुछ ऐसे क्लू लगे हैं सर, जिनकी मदद से मैं अपराधी तक पहुंच सकता हूं। बस मुझे कुछ समय की जरूरत है। बस मुझे कुछ समय की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूँ। उसके बाद हम यह केस सीबीआई को सौंप देंगे। जी। फिर तारकुंडे विद्यालय आईजी साहब के कमरे से निकल गया। जब तारकुंडे आईजी के कमरे से निकला तो बड़ा बड़ा जल्लाया हुआ था। वह थाने पहुंचते ही अपने मातहतों पर बरस पड़ा। तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तफ्तीश का काम पूरा हो चुका जनाब। पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ तो मुझे उस उल्लू के पट्टे टिंगू और उसके साथियों से करनी है। वह चोर के फरार होने के संबंध में जरूर कुछ जानते होंगे। फिर सब इंस्पेक्टर रामनाथ को आदेश देते हुए बोला, पहले टिंगू को पकड़कर यहाँ ले आओ। पूछताछ की कार्यवाही हम उसी से शुरू करेंगे। जनाब, आप अपने बेटे को लाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, ठीक है जनाब, जैसी आपकी इच्छा। इतना कह रामनाथ फौरन वहां से चला गया और तारकुंडे दनदनाता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन अपने कमरे में कदम रखते ही बुरी तरह चौंक उठा। डॉक्टर पूनम, आप यहाँ? क्या बात है इंस्पेक्टर तारकुंडे, आप कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं।
अगर आपको मकड़ी रानी ने यहाँ भेजा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। अगर यह बात है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए, मकड़ी रानी की मदद के बिना सफलता आपके हाथ नहीं लग सकती। और अगर मकड़ी रानी किसी अन्य पर मेहरबान हो गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जरा धीरे बोले डॉक्टर पूनम, क्यों तार कुंडे का कुंडा करने पर तुली हैं? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपको यह बताने आई थी कि काला आदमी सीरियल के कैमरामैन नारायण स्वामी क्यों की उसी के घर में हत्या कर दी गई है, और पंकज मलिक की तरह हत्यारा उसका सिर भी काटकर अपने साथ ले गया है। देर सवेरे यह खबर आप तक पहुंच ही जाएगी, पर मकड़ी रानी के कहने पर मुझे आप तक खबर पहुंचाने के लिए अभी आना पड़ा। व्हाट? पहले काला आदमी सीरियल के थर्ड एपिसोड की चोरी, फिर पंकज मलिक की हत्या, और अब कैमरामैन की। तारकुंडे बुदबुदा उठा। आप मिस्टर विनोद को भूल गए इंस्पेक्टर, जिसकी थर्ड एपिसोड के दौरान मृत्यु हो गई थी। ओ यस, लेकिन विनोद की मौत तो महज एक दुर्घटना थी। यह आप समझते हैं, लेकिन मकड़ी रानी का कहना कि विनोद की हत्या की गई थी। क्या यही सब बकवास बताने के लिए मकड़ी रानी ने आपसे कहा था? तारकुंडे चिढ़ उठा। सिर्फ यही नहीं, उसने यह भी कहा था कि अगर आप विनोद के बारे में पूरी जानकारी उसे दे देंगे तो वह बहुत जल्द अपराधी को आपके हाथों पकड़वा देंगी। क्या आप सच कह रही हैं? पूनम की बात सुन तारकुंडे का चेहरा खिल उठा। आपको शक है? नहीं नहीं, जब आप कह रही हैं तो मुझे विश्वास है। आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको दूंगा, पर अपराधी मेरे हाथों गिरफ्तार होना चाहिए। फिर पूनम के विश्वास दिलाने पर तारकुंडे ने विनोद के मृत्यु कांड की फाइल रिकॉर्ड रूम से मंगवाकर पूनम के हाथ में थमा दी। डॉक्टर पूनम ने फाइल का गहराई से अध्ययन किया और आवश्यक जानकारी डायरी में नोट करने के बाद फाइल तारकुंडे को लौटाते हुए बोली, क्या आप हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र प्रताप से भी मिले थे? मैंने मिलने की कोशिश की थी, पर पता चला कि वे कई साल पहले अपने जुड़वा बेटों के साथ विदेश चले गए थे और वहीं बस गए हैं। जुड़वा बच्चे? अगले पल उसकी सोचों में विनोद के हमशक्ल का चेहरा उभर आया। ओह! पूनम सोच में डूब गई। कहीं विनोद वीरेंद्र प्रताप का बेटा ही तो नहीं था, और नारायण स्वामी का हत्यारा उसका जुड़वा भाई, जो अपने भाई की मौत का बदला ले रहा हो? तभी एक सवाल पूनम के मस्तिष्क में उभरा, लेकिन पंकज मल्लिक का इससे क्या संबंध हो सकता है? उसने विनोद की हत्या क्यों की? आप क्या सोचने लगी डॉक्टर पूनम? तारकुंडे का प्रश्न सुन पूनम की सोचें टूट गई। वह संभल कर बोली, वीरेंद्र प्रताप के विदेश जाने और बचने की जानकारी आपको किसने दी? उनकी हवेली के बूढ़े चौकीदार ने, जो पिछले 5 साल से उस हवेली में रह रहा है। तत्पश्चात, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द वह रहस्यमय हत्यारा आपकी गिरफ्त में होगा, लेकिन किसी को कहिएगा नहीं। आप निश्चिंत रहिए, हमेशा की तरह इस बार भी सेहरा आपके सिर ही बंधेगा। इंस्पेक्टर तारकुंडे को आश्वासन दे पूनम चली गई। डॉक्टर पूनम के जाने के बाद एक बार यह मामला समझ जाए एक बार यह मामला सुलझ जाए, फिर मकड़ी मकड़ी रानी की किसे परवाह है? हा हा हा। तभी फोन की घंटी बज उठी। रिसीवर कान से सटाता हुआ तारकुंडे दौड़ा। कौन? जनाब, मैं रामनाथ बोल रहा हूँ। आपका बेटा टिंगू घर पर नहीं है। हमने उसका दूसरे ठिकानों पर भी पता किया, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, उसकी खोज जारी रखो। जैसे भी हो उस गधे के बच्चे को कहो कान पकड़कर मेरे सामने लाओ, समझे? आदेश दे मुंह बनाते हुए तारकुंडे ने रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। उधर अजय और टिंगू ब्लैक टावर के विशेष कक्ष में बैठे बेसब्री से मकड़ी रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मकड़ी रानी वहां पहुंचते हुए बोली, तुम लोग यहाँ? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे दीदी। तभी अजय बोला, आपके आदेशानुसार हम वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी हवेली गए थे। फिर अजय मकड़ी रानी के हवेली में घटी घटना के बारे में बताने के बाद बोला, हमने आज रात हवेली में फिर जाने का फैसला किया है, इसलिए हम वहां से सीधे यहाँ आए हैं ताकि आपकी राय ले सकें। तुम लोगों ने सीधे यहाँ आकर ठीक ही किया। अब तुम दोनों रात को होने तक यहीं रहना। वो क्यों दीदी? क्योंकि तुम्हारी डैडी को तुम्हारी तलाश है। शायद वे यह समझते हैं कि तुम अपराधी के संबंध में कुछ जानते हो। ओह!
तब मकड़ी रानी बोली, आज रात तुम्हें अपनी योजना पर अमल करना है। अगर तुम लोग पुलिस के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारी आज की योजना पर पानी फिर जाएगा। ओह, हम समझ गए दीदी। परंतु अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो? घबराओ नहीं, मुसीबत की घड़ी में तुम मुझे अपने करीब ही पाओगे। और फिर श्याम और तेजे और टिंगू गुलिये के साथ साथ अपने चेहरे पर भी परिवर्तन कर मोटरसाइकिल पर सवार हो पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। 2 घंटे के सफर के बाद वे अपनी मंजिल के करीब जा पहुंचे। पुरानी हवेली से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल खड़ी कर अजय और टिंगू पैदल चलते हुए हवेली का गेट पार कर अंदर दाखिल हो गए। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है अजय, घबराओ नहीं, मुझे रास्ते का अंदाजा है। इतना कह अजय टिंगू का हाथ थाम आगे बढ़ने लगा। और जैसे वे हवेली के गुंबद में दाखिल हुए, अजय ने टॉर्च जला ली। टॉर्च की रोशनी के सारे वे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा पहुंचे। टिंकू, मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई खुफिया रास्ता है। उसी रास्ते से अपराधी विजय को लेकर गायब हुआ था। तुम्हारा कहना सही है अजय, आओ हम उस खुफिया रास्ते का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी हल्की सी आवाज हुई, खट। लगता आसपास कोई है। यह विचार मन में आते अजय ने टॉर्च बुझा दी। लेकिन इससे पहले कि अजय टिंकू को उस खतरे के प्रति सावधान कर पाता, उनके पैरों के नीचे एक खला उत्पन्न हुआ और वे नीचे गिरते चले गए। और अंततः नरम जमीन पर गिरकर तेजी से ढलान पर लुढ़कते हुए एक पत्थर की दीवार से टकराकर रुक गए। आह, उफ, हाय। इस बीच अजय के हाथ से टॉर्च छूट चुकी थी। लेकिन संभलने के तुरंत बाद टिंगू ने जेब से माचिस निकाल तिल्ली जला दी। तिल्ली की धीमी रोशनी में वे अपनी स्थिति का जायजा लेने लगे। तभी वो देखो सुरंग। ओह, अगले पल वे उस सुरंग में दाखिल हो गए। काफी देर तक चलने के बाद अचानक वे ठिठक कर रुक गए। घर घर, लगता है ऊपर कोई वाहन है। तो क्या हम सड़क के नीचे हैं? अभी वे कुछ कुछ दूर और गए थे कि सुरंग के अगले मोड़ पर उन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से चलते हुए मोड़ तक जा पहुंचे। लेकिन जैसे उन्होंने मोड़ पार किया, आई ओह, दीवार पर टंगे हुए सिरों को देखा जब टिंगू काफी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सके। तभी वहां जोरदार कहकहे की आवाज गूंजी, जिसे सुन अजय और टिंगू अपने आवासों में लौट आए। हा हा हा। ओह, ये हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रेत हंस रहे हैं अजय, भागो, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। तभी हा हा हा। ओह, काला आदमी, अब हो गई छुट्टी। आखिर तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच ही लाई। कहने के साथ ही काले आदमी ने रिवॉल्वर निकाल दिया और अजय व टिंगू पर तानता हुआ भयानक स्वर में बोला, खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। चुपचाप पीछे मुड़ो और हाथ उठाकर आगे बढ़ो। अजय टिंगू ने काला आदमी का आदेश मानने में ही अपनी भलाई समझी। काला आदमी उन्हें कवर किए हुए उनके पीछे चल पड़ा। उधर ठीक इसी दौरान मकड़ी रानी हवेली के दाहिनी ओर बने कॉटेज की ओर बढ़ रही थी, जिसमें रोशनी रोशनी नजर आ रही थी। शायद इस हवेली का चौकीदार इसी कॉटेज में रहता है। मुझे उसी से अजय और टिंगू के बारे में पूछना चाहिए। थोड़ी देर बाद मकड़ी रानी कॉटेज का दरवाजा खटखटा रही थी। ठक ठक ठक। कुछ क्षणों के उपरांत बूढ़े चौकीदार ने दरवाजा खोला। ओह, मकड़ी रानी, आप यहाँ? तो तुम मुझे जानते हो चौकीदार? आपको भला कौन नहीं जानता। अखबार में आपके चित्र और कारनामों की चर्चा अक्सर छपती रहती है। लेकिन इस समय आपको यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? 2 लड़के इस हवेली में आए थे, तुमने उन्हें जरूर देखा होगा। बूढ़ा चौकीदार नकारने वाले अंदाज में सिर हिलाकर बोला, आज कुछ ठंड ज्यादा है, इसलिए शाम ढलने के बाद से मैं अंदर ही हूँ। उससे पहले मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए। सहानुभूति प्रकट करती हुई मकड़ी रानी बूढ़े के पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर पहुंचते मकड़ी रानी की निगाहें सामने दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जा टिकी। मकड़ी रानी की मकड़ी रानी को तस्वीर की ओर देखते पाकर चौकीदार बोला, यह राजा वीरेंद्र प्रताप और उनके जुड़वा बच्चों की तस्वीर है। काफी पुरानी है। अब तो महाराज बूढ़े और बच्चे जवान हो चुके होंगे। उन्हें देखकर पहचान पाना मुश्किल होगा। मकड़ी रानी के शब्द सुन बूढ़ा चौकीदार गहरी चुप्पी साध गया। तभी मकड़ी रानी अचानक बूढ़े की तरफ
मुड़ती हुई अत्यधिक कठोर स्वर में बोली, वे दोनों लड़के कहाँ हैं? तो कौन लड़के? वे यहाँ नहीं आए। बोलो नहीं राजा वीरेंद्र प्रताप, ये आप क्या कह रही हैं? पहले मुझे शक ही था, लेकिन तस्वीर देखने के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया। राजा वीरेंद्र प्रताप, ओह, तो तुम मुझे पहचान गई। मुझे तुम्हें तभी पहचान लेना चाहिए था जब तुम्हारे पुलिस को दिए हुए विदेश के पते का हवाला देकर मैंने टेलीफोन कर पर अपने वहीं बसे एक मित्र से जानकारी मांगी और उसने मुझे बताया कि तुम वहां बसे जरूर थे, लेकिन तुम्हारी गैर कानूनी हरकतों के कारण पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई थी। अतः पिछले 5 सालों से तुम वहां से फरार हो। सिर्फ वहां की नहीं, इंटरपोल की पुलिस को भी तुम्हारी तलाश है। हाँ, मैं वहां से भागकर यहाँ आ गया और चौकीदार बनकर अपनी ही हवेली में रहने लगा ताकि मुझ पर किसी को शक न हो। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए तुमने अपनी बहुत पहले लिखी कहानी पर टीवी सीरियल बनाने के लिए अपने बेटे विनोद की मार्फत पंकज मलिक से कांटेक्ट किया। और जब वह सीरियल बनाने लगा तो विनोद तुम्हारे इशारे पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। हाँ, वह बहुत कम पैसे दे रहा था, जबकि कहानी और मेन रोल विनोद का था। इसलिए हम उसे परेशान करने लगे, क्योंकि तुम जानते थे कि पंकज मलिक इस सीरियल के 2 भागों पर काफी पैसा लगा चुका है और काफी कर्ज ले चुका है। अतः तुमने सोचा अगर तुम लोग उसे परेशान करोगे तो वह विनोद को न केवल मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाएगा, बल्कि उसे अपना हिस्सेदार बनाने को भी मजबूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विनोद की हत्या कर दी। इस सच्चाई का पता मुझे तब पता चला जब मैंने नारायण स्वामी को पंकज को धमकी देते सुना। उस दिन पहली बार जरूरत की वजह से मैं पंकज के घर पैसे लेने गया था, लेकिन अपने सीने में नफरत और बदले की आग लिए चुपचाप लौट आया। और विनोद की मौत का बदला लेने के लिए तुमने अपने विनोद के हमशक्ल दूसरे बेटे को काला आदमी बना दिया। हाँ, लेकिन पहले हमारा इरादा पंकज के खिलाफ सबूत हासिल कर उसे सजा दिलाने का था। लेकिन जब तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी न हुई तो तुम लोग हत्या जैसे घिनौने कर्म पर उतर आए। पर अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। हमें कोई नहीं रोक सकता मकड़ी रानी। हम बदला लेंगे, एक एक को चुनकर मौत के घाट उतार देंगे। हम राजा हैं। हम अपने बेटे की मौत का इंसाफ स्वयं करेंगे। हा हा हा। बूढ़ा पागलों की तरह हंसने लगा। और फिर, अब तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जाओगी। तुम्हें भी मैं उन लड़कों के साथ मौत के घाट उतार दूंगा। यह बेवकूफी भरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो वीरेंद्र प्रताप। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। पुलिस को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हा हा हा। तभी मौका देख मकड़ी रानी ने अपनी बेल्ट का एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही आह! और इससे पहले कि बुढ़ा संभल पाता, अब तुम मुझे मेरे उन साथियों के पास ले चलो जो तुम्हारी कैद में है। आह! बूढ़ा वीरेंद्र प्रताप सिंह जल्दी ही मकड़ी रानी का आदेश मानने को तैयार हो गया। उधर काले आदमी ने अजय और टिंगू को भी ले जाकर विजय के साथ बंदरों में जकड़कर बलि की बेदी के नीचे खड़ा कर दिया था। मैंने तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे रास्ते से हट जाओ, पर तुम लोग नहीं माने। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। घबराओ नहीं, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस बटन को दबाऊंगा। बटन दबते ही तुम्हारी गर्दन के ऊपर लटक रहा ब्लेड तुम्हारी गर्दन पर गिरेगा और एक झटके में एक साथ तुम तीनों की गर्दनें धड़ से कटकर दूर जा गिरेंगी। हा हा हा। भयानक हंसी हंसते हुए काले आदमी ने बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले ही काला आदमी बटन दबा पाता, एक लाल किरण लपलपाती हुई उसके जिस्म से आकर टकराई और हाय, बचाओ बचाओ! जाओ राजा वीरेंद्र प्रताप, अपने दूसरे बेटे को बचाओ। वह तुम्हारे पाप और अपने गुनाहों की आग में जल रहा है। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने वीरेंद्र प्रताप को काले आदमी की ओर धकेल दिया। बूढ़ा वीरेंद्र प्रताप बदहवासी की सी हालत में अपने बेटे की ओर लपकते हुए चिल्लाया, घबरा मत बेटे प्रमोद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वीरेंद्र प्रताप अपने बेटे के जिस्म की आग बुझाते बुझाते खुद भी बुरी तरह झुलस गया। थोड़ी देर बाद, हाय, अब इनका क्या किया जाए? जो कुछ करना पुलिस करेगी। अब ये भाग नहीं सकते, अतः पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले ही हमें निकल चलना चाहिए।
लेकिन हवेली से जाने से पहले मकड़ी रानी ने गेट पर इंस्पेक्टर तारकुंडे के लिए मैसेज छोड़ जाना उचित समझा। इंस्पेक्टर तारकुंडे जब यहाँ पहुंचेगा तो यह पर्चा उसे मिलेगा। इस पर्चे की मदद से उसे अपराधियों तक पहुंचने और उनके खिलाफ सबूत जुटाने में परेशानी नहीं होगी। मकड़ी रानी के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल बल सहित वहां पहुंच गया। मकड़ी रानी का पर्चा उसे मिल गया। पर्चे की मदद से वह बिना किसी परेशानी के हवेली के तहखाने में पहुंच गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सारे सबूत भी बरामद कर लिए। तलाशी के दौरान तारकुंडे को काले आदमी सीरियल के 3rd एपिसोड की वीडियो रील भी मिल गई। इस तरह तारकुंडे के भाग्य का सितारा एक बार फिर चमक उठा और दूसरे दिन के अखबारों में उसी के नाम की चर्चा आम हो गई। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।